अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर हमें याद रखें। मुश्किलात, परेशानियाँ कुछ टाइम के लिए आती हैं और ये गुजर जाती हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि परेशानी और मुश्किलात में बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह जाते हैं और वो अपनी वो पॉजिटिव एनर्जी भी खो बैठते हैं कि वो कुछ अच्छा कर सकें, मेहनत कर सकें। हमेशा मुश्किल वक्त से, परेशानी से सीखें और आगे बढ़ें। पहली खबर भी जो आयशा ने रखी है, मुझे लग रहा है वो भी कुछ मुश्किल वक्त था। खैर, डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ बढ़ना है। खबरें भी शामिल करेंगे, इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे और एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देख रहे हैं आजकल खबरें चल रही हैं जी, हवाला हुंडी के हवाले से इतने लोग गिरफ़्तार किए गए, इतने लोग गिरफ़्तार किए कि सवाल ये पैदा होता है कि आया लीगल वे क्या है। अगर आपने कहीं दूसरे मुल्क से पैसे भिजवाने हैं, क्यों लोग इससे डरते हैं और क्यों इसको बहुत सारे लोग इस हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे भिजवाते हैं, लेकिन इसको गलत क्यों करार दिया गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह 11 बजे जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है। और आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बर्थडे है, वो क्यों ज़्यादा स्पेशल बर्थडे है वो भी आगे चल के आपको ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करें, अभी बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त, एशिया कप सुपर 4 मरहला। वज़ीर आला का फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड गंगाराम अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड समेत 8 फ्लोर्स और 2 बेसमेंट का मुआयना। नवाज शरीफ का वतन वापसी का ऐलान, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। और इसके बाद ही सीईओ शाहिद हैदर ने मलबा सॉफ्टवेयर की खराबी पर डाल दिया लेस्को की 1 अरब 50 करोड़ की ओवर बिलिंग का मामला। आज जाते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम आ जाते हैं जी आज की खबरों की तरफ। और दिल बर्दाश्ता था, दिल टूट गया था। मैं तो बिल्कुल नहीं चाह रही थी ये खबर डिस्कस करने को, लेकिन मजबूरी ये है कि आयशा जो खबर रखते हैं हमारी मजबूरी बन जाती है। इमरान भाई, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैंने तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आपको रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट मुझे इस खबर पर जो है वो शामिल ना करें, मजबूरी। लेकिन मजबूरी है तो चलें डिस्कस करते हैं। पाकिस्तानी टीम के हवाले से अगर बात करें, हमेशा से पाकिस्तानी टीम जो है ना वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ख़तरनाक तरीन टीम जो है वो मानी जाती है, सिर्फ अपनी बॉलिंग की बुनियाद पर। नो डाउट पाकिस्तान के पास बॉलर जो है और वो आप बहुत ये अच्छे कल के हैं, मैच के बाद कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें ना आप, 8 विकेटें जो है ना वो अब देखिएगा, 8 विकेटें जो है वो भी हासिल की पाकिस्तान ने। अब बात इस तरह है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो शुरू से 1 या 2 प्लेयर पर खेलती है। पाकिस्तानी टीम में हमेशा या तो बॉलर 2 चल जाते हैं या 2 बैट्समैन चल जाते हैं, बाकी सारी टीम जो है वो उसके पीछे होती है। ये हमेशा माजी का हिस्सा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी टीम के जो कोचेज़ रहे हैं और अभी भी जो हैं वो इंटरनेशनल है, बैनुल अक़वामी कोचिंग जो है वो होती है। उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम जो है वो अभी भी सिर्फ 1 या 2 प्लेयर पर खेलती है। आप ये देखें ना कि नसीम शाह पाकिस्तानी टीम में नहीं थे, तो पूरी टीम का मोराल जो है वो शुरू से ही ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल डाउन जो है वो हो गया। फिर 11th और जो है वो इन्होंने सारी अपनी टीम जो है, प्लेइंग 11 जो है वो चेंज कर दी। इसका भी कोई जो है वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। दूसरा एक और चीज़ जो है मैं यहाँ पर लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो तमाम सूरत हाल हुई है इस वजह से तो नहीं कि 5 हमारे जो मेन प्लेयर्स थे वो मैच का हिस्सा देखें, वो भी मैच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान और इंडिया का जब पहला मैच हुआ था तो उसमें आपको पता होगा कि बारिश के बायस वो मुतासर हुआ था, और हमेशा यही होता है कि जब भी मैच बारिश से मुतासर होता है तो फिर एक पॉइंट जो है वो दोनों टीम्स को दे दिया जाता है। उस मैच में इंडियन टीम जो है वो कमज़ोर थी, वीक थी, जल्दी आउट हो गई थी। फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर ये मैच दोबारा शुरू हुआ तो फिर जो है वो हमारी हार जो है वो यकीनी है, इस वजह से एक पॉइंट दे दिया गया। लेकिन जब अगला मैच पाकिस्तान और भारत का हुआ तो उसमें आपने देखा कि भारत ने जो है वो बहुत अच्छी इनिंग खेली और वो तकरीबन 350 रन उन्होंने बनाए। तो फिर हुआ क्या, उन्होंने कहा कि ये मैच अगले दिन होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, उसमें भी एक पॉइंट जो है वो मिल सकता था, लेकिन क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल पर हुक्मरानी जो है वो भारत की है, जो चेयरमैन है वो भारत के हैं, तो फिर ये चीज़ तो होनी थी ना, उन्होंने प्लानिंग तो करनी थी।
लेकिन पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात करें, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी टीम कल अच्छा नहीं खेली, फिर भी लास्ट ओवर तक टीम जो है वो लेकर गए हैं। मुझे बता दें कहीं देखिए बाबर आजम की प्लानिंग जो है वो देखें कि जब आपने खुद ही कहा कि जब 5 प्लेयर आपके नहीं खेल रहे होंगे तो फिर उस बेचारे ने क्या करना है सारा। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तानी टीम हमेशा से 1 या 2 प्लेयर्स पर खेलती है। बहुत सारे जो हमारे शायकीन क्रिकेट हैं वो फील्डिंग को कह रहे थे कि कल बहुत पुअर रही है। सो कहीं ना कहीं तो हमारी टीम में नकाइस थे और अच्छे खासे बड़े थे। ऑल्दो फाइटिंग पूरी की है उन्होंने, फाइट हमने पूरी की, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रेशर के अंदर कभी नहीं अच्छा खेल पाते। हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग हमने इंटरनेशनल जो प्लेयर जो हैं, इंटरनेशनल कोचेज़ हम वो तो रख लेते हैं, लेकिन उनकी आधी बातें हमारे लड़कों को समझ ही नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखें नाम के साथ कहा जाता है कि आप वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं बाबर आजम, बिल्कुल, और फिर प्रेशर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्या होगा? एक बॉलर को अगर मार पड़ रही है तो आप उसको चेंज कर लें। यही इश्यूज हैं कि आप कहते हैं नहीं मैंने एक डिसीजन ले लिया तो इस पर करें। ट्रेनिंग में इस वजह से बात करता हूँ, देखिए हमारे पास मायानाज बॉलर्स, मायानाज क्रिकेटर्स हमारे जो आज वो क्या कर रहे हैं। हम अपने वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जुएद, ये कोई बेचारा किसी टीवी चैनल के साथ काम कर रहा है, कोई अपने YouTube चैनल चला रहे हैं। नहीं तो आपने उनको मौका भी तो नहीं ना दिया। यही बात कर रहे हैं कि हमें उन इंटरनेशनल प्लेयर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। ये हमारे मुल्क के प्लेयर्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, हम इनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। फिर वो बेचारे कोई YouTube चैनल चला रहा है, कोई किसी टीवी चैनल के अंदर नौकरी कर रहे हैं। इस तरह के तो इनके हालात है। जो इनका बेसिक काम है कि ट्रेन करना उन लड़कों को, उन लड़कों को सिखाना, अपने तजर्बात बताना, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते। और इसमें हमें बोर्ड को इसके ऊपर सख्ती से अमल करना चाहिए कि हम उन तजर्बे को देखें। तजर्बे का कोई जो है वो नेमुल बदल नहीं है, कोई तजर्बे का शॉर्टकट नहीं है। ये लड़के वो हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट, जैसे हम भारत की बात कर रहे थे, उस मैच के अंदर भी देखें ये लड़के भी उस वक्त भी प्रेशर में थे। कई ऐसे लड़के थे जिन्होंने कभी इंडिया के साथ खेला ही नहीं था। तो उसके में जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप समझें कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो नहीं करेंगे। प्रेशर एक बहुत बड़ी जो साइकी होती है किसी भी गेम के अंदर, जब आप किसी प्लेयर को अंडर प्रेशर कर लेते हैं तो वो अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। यहाँ पे भी ये हुआ। एक तो पहले हमने गलती की, टॉस जीतकर हमने जो बैटिंग विकेट थी उसमें हमने दे दी बैटिंग श्रीलंका को कि भाई आप खेल लें। उसके बाद क्या हुआ कि हमसे वो तो चीज़ें कवर हम कर ही नहीं पाए। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ा इशू है। इन चीज़ों को हमें सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे हमें अपने इंटरनेशनल प्लेयर जो हमने अब बेयारो मददगार छोड़े हुए हैं, इनको हुकूमत को चाहिए कि इनको लाएं, इनका तजर्बा वो अपना जो नए प्लेयर हैं उनके साथ शेयर करें, उनको सिखाएं ताकि ये भी उस मेयार के प्लेयर बन सकें। अभी तक हमारे पास 2-4 प्लेयर्स के अलावा इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है हमारे पास। वो लड़के वही बात के पूरी टीम के अंदर 2-4 प्लेयर अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई तो आपको बाकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नज़र आएगी। जहाँ पे हमारे वो 2-4 मेन प्लेयर जो हैं वो अगर ढेर हुए तो बाकी टीम प्रेशर के ज़रिए जो है वो ढेर हो जाएगी। तो ये इसको देखने की ज़रूरत है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो हम इसी तरह बैठे रहेंगे। अगर यही मैच इंडिया के साथ होता तो उस वक्त सोचे क्या प्रेशर होना था, उस वक्त टीम का क्या जो है मोराल कि कहाँ जाना था, उस वक्त शायकीन क्रिकेट ने इनके साथ क्या करना था। मैच से जो है वो क्योंकि शायकीन की नज़रें थी कि फाइनल में हम जाएंगे, और ये तो वाकई एक बड़ा बैड लक थी कि सबकी ख्वाहिश यही थी कि पूरी दुनिया, बल्कि देखें ये मैच देखने के लिए पूरी दुनिया में जितना ये मैच देखे जाता है पाकिस्तान और भारत का, ये शायद ही कोई मैच कोई और देखा जाता हो क्रिकेट का इतना लेकिन ये वक्त है हमें अपनी तमाम खामियों को मद्देनजर रखना है, दोबारा से प्लानिंग करनी है क्योंकि बार बार ये चीज़ें रिपीट हों। खुशामदीद एक बार फिर से कहेंगे। इमरजेंसी वार्ड समेत 8 फ्लोर्स और 2 बेसमेंट का मुआयना किया। फातिमा वजीर आला का फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड और गंगाराम अस्पताल का दौरा। गंगाराम हॉस्पिटल के मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर में तो हम खुद जा चुके हैं और अगर मुझे याद पड़ता है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट, उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला थे तब इसका संग बुनियाद रखा था। बावजूद इसके हालात इंतहाई अफसोसनाक है। इरफान आपकी तरफ आऊँ। बिल्कुल, आप देखें कि ये नई बिल्डिंग है जो आप जैसे आपने कहा कि ये बिल्डिंग से फ़र्क क्या पड़ता है जब तक वहाँ पे मरीजों को ही फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। वो तो ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन नई बिल्डिंग अभी उसको बने हुए 1 साल नहीं हुआ
उसके जो छतें जो हैं वो टपक रही हैं, दीवारों में सीपेज है, फर्श के ऊपर पानी है, वहाँ पे कुर्सियाँ नहीं हैं। और इसी बिना के ऊपर जब वज़ीर आला पंजाब ने कल विज़िट किया तो उन्होंने जहाँ पे MS की सरजनिश की, वहीं पे जो जिस डिपार्टमेंट ने ये बिल्डिंग बनाई थी उसके एक्सियन और दीगर जो ज़िम्मेदारान थे उनकी सरजनिश भी की। इसमें आप देखें कि ये 6 माह से एमरजेंसी जो फ़ाल है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कुर्सियाँ मौजूद नहीं थी। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वेटिंग एरिया के अंदर, उनको नीचे ज़मीन के ऊपर चादरें डाल के वो बेचारे बैठे हुए थे। कोई वेटिंग एरिया के अंदर कुर्सियाँ तक नहीं मौजूद थी। ऊपर जो कमरे थे खाली, वहाँ पे AC भी चल रहे थे, वहाँ पे सारी चीज़ें भी मौजूद थी, जहाँ पे कोई मरीज़ भी नहीं, कोई अटेंडेंट नहीं। लेकिन आप देखभाल का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जो MS साहब हैं उनका अपने काम के ऊपर कितना फोकस है। सरप्राइज विजिट करते हैं सीएम साहब, कोई प्लान नहीं होता वहाँ पर, किसी को पता नहीं ना होता कि सीएम साहब बिल्कुल नहीं पता, फिर ये सब चीज़ें इसीलिए बिल्कुल नहीं पता होता। उनके साथ जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, उनके साथ जो सिक्योरिटी होती है उसको नहीं पता होता कि हमने किधर जाना है। और इसी वजह से आप जिस जगह पे भी ये जाते हैं ऐसे मामलात नज़र आते हैं, वो ख्वाह कोई थाने की बिल्डिंग हो, वो हॉस्पिटल हो, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी सारी चीज़ें आपको यही बताएगी कि वज़ीर आला साहब आपने कमाल कर दिया, वज़ीर आला साहब आपने ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया। फ्लैटरी असल ये लोग करते हैं और इन्हीं की ये खुशामद की वजह से, झूठी इंफॉर्मेशन की वजह से उस मिनिस्टर को, उस वज़ीर को, उस वज़ीर आला को या जो भी हुक्मरान होता है उसको ऐसी एक हसार बना देते हैं उसके झूठ का, उसके इर्द गिर्द के, उसको सच्चाई नज़र नहीं आती। इसी बिना के ऊपर वज़ीर आला पंजाब जो अब सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी हैं उनकी जानिब से ये किया गया था कि सरप्राइज़ विज़िट करने हैं। इनकी रिपोर्ट्स, इनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं रहना, खुद जाके देखना है पर्सनली। और इसी वजह से वो हर वक्त जो है वो आपको किसी ना किसी जगह के ऊपर विज़िट करते नज़र आते हैं। तो ये हालात नज़र आते हैं कि नई बनने वाली बिल्डिंग जो अभी इसको 6 माह या 1 साल भी नहीं हुआ, उसके अंदर ये हालात हैं कि दीवारें उसकी टपक रही हैं। यानी कि अरबों रुपया इसके ऊपर लगाया गया, वो अरबों रुपया कहाँ गया? वो अरबों रुपया खाया गया। वो अरबों रुपये के जो ठेके दिए गए थे वो ठेकेदार को पूछना चाहिए, उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों को आप जब तक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, आपको ऐसी सूरत हाल हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको नज़र आएगी कि वहाँ पे जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो आपसे यही कहेंगे नहीं हमारे नीचे बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि आपने तख्ती लगाई उस्मान बुज़दार साहब के नाम की, यास्मीन राशिद साहिबा के नाम की, और आपने कहा कि जी बड़ा अच्छा यहाँ पर एक यूनिट कायम कर दिया मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। अब वो इतना वावेला उस टाइम मचा था, उसके अंदर बिल्डिंग की हकीकत क्या है, मरीज़ों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, असल में हकीकत ये है कि आप सरप्राइज़ विज़िट करें या आप वैसे जाके सिर्फ दौरा करें तो आपको लग पता जाएगा कि मरीज़ों के साथ हो क्या रहा है। जी इमरान। देखें, वज़ीर आला का जो मनसब है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आयद होती हैं। अगर वज़ीर आला जो है वो बस वज़ीर आला हाउस बैठा रहे और सिर्फ रिपोर्ट जो है वो तलब कर ले और उसको जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पर मनोअन जो है वो वहाँ पर यकीन जो है वो कर लिया जाता है। यही वजह थी कि आज तक, स्पेशली सिर्फ अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, यही वजह है कि आज तक अना हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेहतर नहीं हो पाए। कितने वज़ीर आला आए लेकिन कोई भी वज़ीर आला जो है वो ख़ुद इस तरह नहीं गया जिस तरह ये निगरान हुकूमत जो है वो कर रही है। निगरान हुकूमत भी क्या, सिर्फ जो निगरान वज़ीर आला हैं वो कर रहे हैं। जिस तरह आपने पूछा कि क्या इनके दौरों का किसी को पता नहीं होता, वाकई नहीं पता होता। इनका जो पर्सनल असिस्टेंट है, यकीन जाने, ये मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी बात की थी कि इनका जो पर्सनल असिस्टेंट है, मैंने उससे एक बार पूछा, मैंने कहा यार वो आगे का क्या प्लान है आपका ना, आगे जो आपने विज़िट करना है। कहते भाई हमें नहीं पता होता, वज़ीर आला खुद बता रहे होते हैं यहाँ से राइट करो, यहाँ से लेफ्ट करो, यहाँ से राइट करो, और फिर ऐसे जो है वो चीज़ें नजर भी आता है ना कि जो सरप्राइज विजिट होता है आपको हालात जो है वो सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, जब आपको अच्छे की रिपोर्ट मिलेगी और आपको सिर्फ ये चीज़ें होंगी कि जी आपने बहुत अच्छे डिसीजन ले लिए, बहुत अच्छे फ़ैसले किए, अवाम जो है वो खुश है, हॉस्पिटल बेहतर चल रहे हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी, बददुआएं देगी। ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल की खबर ऐड कर लूँ। मैं बड़े अफसोस के साथ, शेख ज़ायद हॉस्पिटल का नाम कोई छोटा नहीं है। यहाँ पे माली बहरान है, एक्सरे फिल्में ख़त्म हो चुकी हैं, और जो खबर के नीचे मैं लाइन पढ़ी हूँ, मैं तो सोच के परेशान हो रही हूँ। मरीज़ टेस्ट के बाद मोबाइल से तस्वीर या वीडियो बनाकर डॉक्टर्स को दिखाने पे मजबूर हैं, क्योंकि आपके पास वो फिल्में मौजूद नहीं हैं जिससे आप प्रिंट आउट ले सकें। तो मरीज़, अब जिसके पास मोबाइल नहीं है इरफान, वो क्या करेगा? अब अना, ये सिर्फ शेख ज़ायद की जो है बात नहीं है, ये तमाम हॉस्पिटल के अंदर ये इशू है।
आप सर्विसेज हॉस्पिटल ले लें, गंगाराम ले लें, जना ले लें, कोई भी हॉस्पिटल ले लें, वहाँ पे जो टेस्ट आप करेंगे वो आपको फिल्म में, या एक्सरे करेंगे वो आपको फिल्म में नहीं देंगे, आपके MRI करेंगे वो आपको फिल्म में नहीं देंगे, वो आपसे कहेंगे मोबाइल निकालें, यहाँ से तस्वीर बना लें, यहाँ से वीडियो बना लें, जाके डॉक्टर को दिखाएं। ये हर जगह सूरत हाल। शेख ज़ायद की अगर बात करें, शेख ज़ायद पे इस कदर जो माली बेज़ाब्तगियाँ और इसमें माली बहरान का शिकार है कि पिछले 6 बल्कि 8 माह से वहाँ के AC नहीं चल रहे, वहाँ पे किसी रूम का AC नहीं चल रहा, वहाँ पे लोगों को इतनी मुश्किल है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। वो रिपोर्ट नहीं होता, वो चीज़ें हम इतना ज़्यादा उसको सामने नहीं लेके आ पा रहे, वो अलग इशू है, लेकिन इश्यूज मौजूद हैं और उसको हाईलाइट करने वाली कुछ जो है, जिन डिपार्टमेंट्स ने इनको हाईलाइट करना है, जिन डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, वो नहीं कर रही। 8 माह से, जैसे मैंने आपको कहा कि AC नहीं है वहाँ पे, इस गर्मी में जो गर्मी का टेनोर गुजरा है, अभी तो चलें थोड़ा सा वेदर काबिल बर्दाश्त हुआ, जिसमें 45-44 उसके करीब टेम्परेचर जाता होगा, तो उसके हॉस्पिटल्स के कमरों की क्या हालत होगी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल के कमरों की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपको जो है वो AC नहीं मिल रहा। फिल्में तो दूर की बात, वहाँ पे मुख्तलिफ टेस्ट की फैसिलिटी के लिए जो मशीनें पड़ी हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, उसकी देखभाल के लिए कोई मौजूद नहीं है। लिफ्ट जो है वो ख़राब है, उनकी देखभाल के लिए लोग मौजूद नहीं हैं। तो ये हॉस्पिटल जो तकरीबन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं जो जिस सिचुएशन के अंदर वो काम कर रहे हैं, गर्मी के अंदर, जिस तरह के हालात के अंदर के मोबाइल पे लोगों की वो एक्सरे देखें या MRI रिपोर्ट्स देखें, उसमें वो काम कर रहे हैं। इसमें उन डॉक्टर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इस कदर महदूद वसाइल के अंदर और इस कदर मुश्किलात के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और वहाँ पे रश जाके देखें, क्योंकि एक शहर का ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपके एमरजेंसी भी है, वहाँ पे बच्चों के लिए भी एमरजेंसी है, ये तमाम चीज़ें ऑपरेशनल हैं और डॉक्टर्स मौजूद हैं। कि यहाँ के हालात बेहतर होने वाले, क्योंकि इमरान किसी भी हॉस्पिटल से हमें खैर की खबर नहीं मिलती। जहाँ जहाँ वज़ीर आला गए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप उन हॉस्पिटल में दोबारा भी जाके विजिट कर लें, क्योंकि लोगों को काम करने की आदत नहीं है, क्योंकि ये माली बेज़ाब्तियाँ करने वाले बीच में से कहीं जाएंगे ही नहीं। तो ये दौरे और एक आधे बंदे को वहाँ जाके मुअत्तल कर देना, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। देखें, जो अफसरान को आदतें पड़ी हुई हैं ना ठंडे कमरों में रहने की, और सिर्फ फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे या एक हुक्म करने पे, फ़ाइल पे रिपोर्ट लेने की, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी हालात बेहतर नहीं होंगे। आप ये देखें कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये वज़ीर आला का काम तो नहीं है कि हर हॉस्पिटल में जाके जो है वो वार्ड्स चेक करें, बेंचेस चेक करें, स्टॉक चेक करें। ये वज़ीर आला का काम तो नहीं है। अब ये फिल्में नहीं है, और कई लोग हैं भाई। पहली बात तो ये है कि MS की जिम्मेदारी आयद होती है, मुख्तलिफ विंग्स बने होते हैं हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग के, जिन्होंने मॉनिटर करना होता है। ठीक है, उनकी कारकर्दगी कहाँ है, क्यों वो तनख्वाहें ले रहे हैं? अगर वो काम नहीं कर रहे तो तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, अमरात क्यों ले रहे हैं? चले वो भी नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी तो कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, ऊपर सेक्रेटरीज बैठे होते हैं। प्राइमरी का अलग है, प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग है, और 2 सेक्रेटरी है ना, वो दोनों क्या कर रहे हैं? अच्छा, फिर सेक्रेटरीज के और हॉस्पिटल के दरमियान भी मुख्तलिफ जो है वो सेल होते हैं, जो कि इंस्पेक्शन सेल होते हैं, मॉनिटरिंग सेल होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? हैरानगी वाली बात है ना। फिर वो वही बात है कि फेक रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती हैं, मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो पास करते हैं। अब बात इस तरह है कि मोहसिन रजा नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला हैं, ये क्यों कर रहे हैं ये काम? भाई इनका खुद कोई स्टांस नहीं है, ये यहाँ पर माल बनाने नहीं आए। जो वज़ीर आला या जो भी मिनिस्टर जो है, जब ये सोच के आता है ना कि भाई उसने आगे माल नहीं बनाना, उसने खिदमत करनी है, तो फिर ऐसा ही होता है। खुदारा अगर आज तक जितना काम ये निगरान गवर्नमेंट कर रही है 50% भी बाकी हुकूमतों ने किया होता तो आज हालात बहुत बेहतर होते। आज जितने विजिट इस वज़ीर आला ने किए हैं अपने छोटे से टेन्योर में, इतने मेरे ख्याल से किसी ने 4 साल में नहीं किसी वज़ीर आला ने किए होंगे किसी भी हॉस्पिटल में। हालात जो हैं वो अब कदरे बेहतर हो रहे हैं। एटलीस्ट अब जो है वो हॉस्पिटल में आप जाए ना, डॉक्टर्स को, MS को, DMS को डर रहता है। ऑनेस्टली ये तो देखे ना, केयर टेकर सेटअप है, इसके बाद क्या वही सब चीजें रिपीट होने हम यही मैं अभी यही सोच रहा था जब इरफान बात कर रहा था। मैंने कहा अगर मोहसिन रजा नकवी जो है वो 4 साल के लिए हेल्थ मिनिस्टर आ गए तो फिर इनका क्या होगा? फिर आप ये सोचें कि लोगों की सुनी जाएगी। हालात जो हैं वो जो हम थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं वो एक्चुअली आपको लगेंगे कि बेहतर होना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक, मैं तो ये कहूँगी कि ये बीच में जो तमाम काली भेड़ें मौजूद हैं इनका खात्मा नहीं हो जाता, जो कि नामुमकिनात में शामिल है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
अक्टूबर पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान, और ये ऐलान भी साथ ही साथ किया गया है कि सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा। इमरान यूनुस, देखिए ये तो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं ना कि जी बहरानों की सियाह तारीख जो है उसकी जो रात है वो तुलुए सहर जो है वो होने जा रही है। लेकिन आपको यहाँ पर पूरी नून लीग को पता है कि जो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो 1.5 साल कारकर्दगी रही है ना, जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जब लाहौर आएंगे, पाकिस्तान आएंगे ना, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए कि पहले वाला जमे गफीर, क्योंकि अब ग्राउंड अब हालात और है, अब हालात और के मसाइल कुछ और हैं, अब लोगों की तरजीहात कुछ और हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब हुकूमत ली, मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ इसलिए ली थी कि मुल्क बहरानों का शिकार है, ठीक है, महंगाई जो है वो अरूज पे है, अशियाए खुर्दोनोश, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ के नेट जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि तहरीक इंसाफ नाकाम हो चुकी है। और वाकई तहरीक इंसाफ नाकाम हुई थी, ठीक है। इसी बेस पे PDM जो है उसने आई मैदान में, और उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है उसकी भागदौड़ जो है वो मुस्लिम लीग नून ने संभाली। तो 1.5 साल की जो कारकर्दगी रही है ना मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, उसको अब टैकल करना या उसको ओवरकम करना जो है ना वो अब मुश्किल नजर आ रहा है। वो इस चीज का बात ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का एक सहर और एक इम्पैक्ट है। नहीं, नो डाउट नवाज शरीफ साहब जो है उनका है, बिल्कुल है। और मुस्लिम लीग नून भी ये सबको पता है कि हमेशा से मुस्लिम लीग नून भी का नाम आता है तो फिर एक मुस्लिम लीग नून की सियासत में ना, आप यकीन जाने अब 2 ही नाम है, एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब हैं और एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब तो बुरी तरह नाकाम हुए हैं, ये पिछले 1.5 साल में सबने देख लिया कि जो मुल्क का हाल हुआ वो सबने देख लिया। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं, नवाज शरीफ जो हैं, नो डाउट जब भी ये हुकूमत में आए हैं इन्होंने ऐसे डिसीजन लिए हैं कि मुल्क जो है वो कदरे बेहतरी की तरफ गया है। आपकी जो बैरून मुमालिक की जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। आप ये मोटरवे का प्लान देख लें, जैसे हम परवेज़ इलाही को क्रेडिट देते हैं ना इसका डेवलपमेंट नंबर 2 का, वैसे ही मोटरवे आप देख लें जो जाल बिछाया हर तरफ, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ही काम था ना। खैर अब जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं वो एक अरसे से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब नवाज शरीफ साहब जो है वो आएंगे, और मेरे ख्याल से ये तंजीम जो है मुस्लिम लीग नून ये दोबारा तभी एक्टिव होगी जब नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आएंगे। क्यों? लेकिन खबर में ये जो मेंशन किया गया है जमहूरी तारीख का, सियासी और जमहूरी तारीख का एक रोशन बाब बनेगा ये दिन, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अब वो वाला इम्पैक्ट नहीं है। देखें, अगर हम मुस्लिम लीग नून की सियासत की बात करें तो मुस्लिम लीग नून की सियासत हमेशा जो है वो एक शख्सियत के गिर्द घूमती है, वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वही एक पर्सनालिटी थी, जब उनको हुकूमत से निकाला गया तो उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जलसे भी किए, अवाम उनकी बात सुनती थी, तब भी बयानिए बनाए गए थे कि मुझे क्यों निकाला गया, वो बयानिया बिक रहा था। लेकिन अब जो बात है कि जैसे आप दोनों ने बात की कि मुल्क की मुआशी हालात जो हैं वो इस कदर डैमेज हो चुके हैं, एक गरीब आदमी के सेंटेंस में बता दें इम्पैक्ट वो आएगा या नहीं, मैंने अगली खबर की तरफ जाना है इसको वाइंड अप करके। इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो आएंगे या ये नहीं, ये इस बात का तयन अभी शायद होना है, क्योंकि कहा जा रहा है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तो ऐलान कर दिया गया 21 अक्टूबर का, लेकिन वही मियाँ शहबाज शरीफ थे जब उनको वो गिरफ्तारी के लिए लाहौर उन्होंने लैंड करना था तो एक बहुत बड़ा काफिला लेकर उनको कहा गया था एयरपोर्ट पे पहुंचना है, वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे थे। लिहाजा उनकी इस बात के ऊपर यकीन कर लेना कि वो 21 अक्टूबर को आएंगे, मेरे ख्याल में शायद मुश्किल होगा। अगर वो आएंगे तो मुल्क के अंदर इलेक्शन का मोमेंटम बनता नज़र आएगा, अगर वो नहीं आ रहे या उनकी और मजीद डिले है तो फिर इसका मतलब है इलेक्शन भी अभी डिले है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक खबर हम आपको ये भी दे देते हैं कि जी रूडा के बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट किस तरह से नया जो शहर आबाद करा रहा है, क्या क्या वहाँ पर फंसे। अब एक इसमें जो एडिशन है जी, सऊदी ताजरों गैर मुल्की सरमायाकारों को सरमायाकारी के मौके जो हैं वो भी फराहम किए जा रहे हैं। इमरान कैसे देखते हैं, जहाँ एक नया शहर आबाद हो रहा है, नए शहर में वो तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं, वहाँ पर
हम देख रहे हैं कि गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए ना, पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है उस पर अमल दरामद होता है कि जब शहर आबाद हो जाता है ना, भर जाता है, तो उसके बाद एक नया शहर जो है वो वहाँ पर उसका क़याम जो है वो अमल में लाया जाता है। लाहौर के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई थी कि लाहौर जब फैलता गया, नया शहर तो आबाद नहीं किया गया। हुआ ये कि जितनी भी ग्रीन लैंड थी उसको जो है वो ब्राउन लैंड में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया कि वहाँ पर कंक्रीट जो है उसका शहर जो है वो आबाद हो गया, सोसाइटियाँ बना दी गई, ग्रीनरी ख़त्म हो गई, शहर ऐसे फैल रहा था। ठीक है, तभी ये डिसीजन जो है वो कर लेना चाहिए था कि एक नया शहर जो है वो आबाद होता। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसके अब ज़ेर इंतज़ाम जो है वो नया शहर जो है वो बनने जा रहा है, और आप यकीन जाने कि ये शहर तभी आबाद होगा जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें आए, और इसके लिए रूडा इसके लिए कोशिश भी कर रही है। किए जा रहे हैं। टाइम कम है, थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी बहुत ही अहम टॉपिक जो है हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको आसान भी समझते हैं और यही रास्ता अपनाते हैं, लेकिन इसको गैर कानूनी करार दिया गया है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अक्सर हम देखते हैं लोग अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं हवाला हुंडी के ज़रिए। ये हुंडी का कारोबार करने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ शहर में भरपूर क्रैकडाउन चल रहा है, कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ की जा रही हैं और FIA खासा मुतहरिक है। अब क्यों लोग प्रेफर करते हैं कि हवाला हुंडी के ज़रिए अपने पैसे भिजवाए जाएं? ये गैर कानूनी क्यों हैं? क्यों लोग रिलक्टेंट हैं कि जी आप बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए अपने पैसे भिजवा दें? अब इसमें नुकसान है तो वो क्या है? अगर इसमें कोई फ़ायदा है तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक राइट ट्रैक के ज़रिए पैसे भिजवाते हैं तो उसमें नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और वो लोग क्योंकि ये काम छुप के किया जा रहा होता है, सो अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है, इस पर भी बात करेंगे। FIA ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो निभा रहा है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इस पर खासी बाज़ाब्ता मुहिम चल रही है। तो हमारे साथ हमारे आज के मेहमान, जिनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी जी, डायरेक्टर FIA सरफराज खान वर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले तो हमने लोगों को समझाना है, शऊर देना है, बताना है कि एक चीज़ गलत है। ये रास्ता आपके लिए मुसलसल उन लोगों के लिए जिनकी वजह से कारोबार चल रहा है, सो हमें हौसला शिकनी तो इस चीज़ की करनी है। मुझे ये बता दें कि ये गैर कानूनी क्यों है, लोग क्यों ये रास्ता इख्तियार करें, उनको बता दें कि ये नुकसान है, इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम किया और ताकि आवाम को आगे ही मिल सके। अवेयरनेस ज़रूरी जी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ लोगों को पता चले कि ये एक्चुअल बिजनेस क्या है और इसका क्या नुकसान हो रहा है। देखिए, हवाला हुंडी है बेसिकली, इसका ये है कि टू ट्रांसफ़र, हवाला मीन्स एक दूसरी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, हुंडी है कि कलेक्ट करना आपने। तो ये इनफॉर्मल मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ मनी का। पैसे एक जगह से दूसरे जगह बगैर किसी फॉर्मल चैनल में आए हुए इनफॉर्मली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब उसमें नुकसान ये है कि कोई अनडॉक्यूमेंटेड है, एक बंदा वहाँ से बाहर से या यहाँ से पैसे भिजवा रहा है, तो जो भिजवाने वाला है वो भी कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, जो लेने वाला है वो भी कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, और इन द एंड ये है कि ना वो इकानमी में पैसे आ रहे हैं ना जा रहे हैं। और जो हम कहते हैं कि जो डॉलर्स की मूवमेंट है, ये डॉलर्स इकानमी चलती इस तरह है कि दूसरी मुल्क की करेंसी यहाँ से जाती है या वहाँ जाती है, तो ये पूरी चीज़ अनडॉक्यूमेंटेड है। सर असल में लोग चाहते हैं ना कि चीज़ें प्रोमिनेंट ना हो कि उनके पास कितना पैसा है। अब बेसिक मकसद लोगों का ये होता है। जी, तो यही मकसद है कि बहुत सारे हमारे लोग जिन्होंने को स्मगलिंग या किसी भी इलीगल मीन्स से पैसे कमाए हैं, कोई भी गलत, वो अब शो ऑफ नहीं कर रहे होते, वो इसके ज़रिए पैसा भेजवा रहे हैं, ये मंगवा रहे हैं, दोनों सूरतों में। अब हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं जो इलीगली वहाँ पर हैं, उनको भी वो समझते हैं कि हम वहाँ बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते क्योंकि हम लीगल चैनल में नहीं आ सकते, वो वहाँ से अपनी फैमिलीज़ को भिजवा रहे थे। और कुछ कई दफ़ा जो डॉलर एक्सचेंज रेट जैसे आपने देखा होगा कि 2-3 रुपये का फ़र्क होता है, ओपन मार्केट में जो हवाला हुंडी वाले उनको ज़्यादा देते हैं, तो उस वजह से भी वो यहाँ पर भिजवा रहे होते हैं और उनको फेवर मिल रही होती है। मुझे ये बता दें, ये जो कारोबार करने वाले हैं इनको क्या फ़ायदा होता है जो मतलब इस तरह का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं? देखिए, उसमें वो पैसे को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, बहुत सारे जो उनके भी इल गॉटन मनी है, उनकी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो उसको इस हवाले के ज़रिए पैसे को अपने लीगलाइज भी कर रहे होते हैं ना कहीं। एक उन्होंने अपना लीगल सामने कोई ना कोई प्रोग्राम रखा होगा और एक पीछे से ये इलीगल चैनल सारा चला रहे हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट या ओवरऑल का मकसद ये है कि मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मुल्क को ये नुकसान हो रहा है कि डॉलर आ रहा है या जा रहा है,
इन दो मतलब वो यहाँ से डॉलर की फ़्लाइट है, वहाँ से पाकिस्तानी रुपया आ रहा है, किसी भी चैनल किसी भी, चूँकि बैंकिंग चैनल इज़ द वे, द ओनली वे जिसमें आप पैसे वहाँ से अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। लोग रिलक्टेंट इसलिए होते हैं, उनको लगता है कि जी डैशबोर्ड पे आ जाएगा कि इनके पास इतना पैसा है, सो इसीलिए वो दूसरा ये वाला रास्ता जी बिल्कुल इख्तियार बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसी पर हमारा फिर जो कि ये मुल्क का एक नेशनल कॉज है, ये मुल्क की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, ये लोग अंडर हैंड काम कर रहे हैं और हमें हमारी मुल्क को नुकसान है, इस वजह से हम इस पर एक्शन लेते हैं और उन लोगों को जो कि हवाला हुंडी मुलव्वस है उनको गिरफ्तार किया जाता है अलॉन्ग विद द उनकी जो रिसीट्स होती हैं। चूँकि वहाँ पर ये ऐसे ही होता है कि वहाँ पर एक कोड उसको बता देते हैं कि आप अपने फैमिली को यहाँ ये कोड बता दें तो आप पैसे यहाँ से रिसीव कर लें, और वो आकर वो उस बंदे को कोड बताता है कि ये 4 इंच का कोड है, 6 इंच होगा, और वो उसको वो पैसे ट्रांसफर। अच्छा सरफराज साहब, अब इसका तो बहुत बड़ा नेटवर्क जी है, बिल्कुल तो आई डोंट थिंक सो कि इनको इस तरह से काबू किया जा सकता है, ये आसान काम नहीं है। और मैंने पहले भी देखा माजी में कि आप इस पर टाइम टू टाइम मुहिम चलती है और फिर वो काम वैसे बैठ जाता है और जो लोग काम कर रहे हैं वो धड़ल्ले से कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल आपने बात ज़रूर की है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम चल रहा था और बड़े अरसे से चल रहा था। इसमें इस दफ़ा मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि तमाम इदारे, पूरा एक मुल्क के तमाम जितने लॉ इन्फोर्समेंट है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हम सब एक ही हैं कि हमने ये नेशनल काज में काम करना है। सर आपने वर्ड यूज़ किया क्राइम का, तो इज इट ए क्राइम? जी, और जी। अगर क्राइम है तो फिर इस पर कार्रवाई क्या होती है? जी बिल्कुल, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट है जिसके तहत हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, फौरी तौर पर इन पर FIR दी जाती है और इनको गिरफ्तार किया जाता है। जहाँ पर कोई रेगुलेटेड जिन्होंने कुछ, चूँकि ऐसे भी हैं जिन्होंने लाइसेंस लिए हुए हैं स्टेट बैंक से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के, लेकिन वो बिहाइंड द सीन ऐसे कामों में मुलव्वस हैं, तो हम उनकी फिर सील भी करते हैं उनकी शॉप्स को या उनकी जो कारोबार है, उसके बाद उसके खिलाफ लिख कर भी भिजवाते हैं। तो ये पूरी हमारी मुहिम चल रही है। जो आपने डेटस देखा 30-35 रुपये अभी तक डॉलर नीचे आ चुका है, जो 335-40 तक गया हुआ था वो भी लेस दैन 300 है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये अब नेशनल काज पर हम सब एज ए मिशन काम कर रहे हैं और इसको उसकी असल जगह पर, जहां हम कहते हैं कि डॉलर जो असल जगह है जो इन्फ्लेटेड है दरमियान में, उसको करेंगे। और इसमें यह भी ज़रूर बताना चाहूँगा, ये बहुत सारी भेड़ चाल चल पड़ी कि लोगों ने कहा कि चूँकि डॉलर बढ़ रहा है तो हमारे पास जो पैसे पड़े हैं हम डॉलर्स ले लेते हैं, जो कि ये ना सिर्फ कि वो मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं बल्कि हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे जो होर्डिंग करते हैं डॉलर्स की और डॉलर को रख रहे हैं। ये मतलब ये उसके लिए ज़रूरत हो सकती है जिसने बच्चे की फ़ीस देनी है, उसके लिए ज़रूरत है जो बिजनेसमैन है, उसने LC खोली है, और उसके लिए नहीं है जो घर में रख कर या अपनी किसी जगह पर रखा हुआ है उसने डॉलर का होर्डिंग करी जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे नहीं, आई मस्ट अप्रिशिएट आप जो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी है। आपको सोशल मीडिया तो अब इतना एक्टिव है, हर किसी के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन है और आपको पता चल रहा होता है कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है। सो कुछ ऐसे पब्लिक सर्विस मैसेज, कुछ ऐसी हमें मुहिमात शुरू करनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि इस चीज़ का अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं को पहुंच रहा है। क्योंकि आप जितनी मर्जी कार्रवाइयाँ कर लें, अब वो यूज़र, वो बंदा जो पैसे भिजवा रहा है वही इस काम को तर्क नहीं करेगा, वही हौसला शिकनी नहीं करेगा, तो काम करने वाले लोगों को तो खुद क्लाइंट्स मिलेंगे तो वो काम करेंगे। इस पे जो हमारा टारगेट था ना, जिसको हमने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया। फर्स्ट टारगेट ये था कि आगे एक डिफरेंस था इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का। अब इंटर बैंक में अगर और ओपन मार्केट में 5 रुपये का या 7 रुपये का या 10 रुपये का फ़र्क आ रहा है, तो जो बाहर बैठा हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो वर्कर है, जो काम कर रहा है, तो उसको एक फेवर नज़र आ रही होती है कि यार 10 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा घर पे अगर मैं $500 भिजवाता हूँ या $1000। अब हमने उस डिफरेंस को मिनिमाइज़ करी। अब उसको शायद आज ओपन मार्केट में डॉलर कम है और इंटर बैंक में ज़्यादा है, तो अब उसको इंटर बैंक में भिजवाने का ज़्यादा फ़ायदा है। तो पहला तो हमने टारगेट अचीव कर लिया। अब हम लोगों को अवेयरनेस पर आ रहे हैं नेक्स्ट कि भाई कि आप ऐसे करेंगे तो हमारे मुल्क को फ़ायदा है। अब आपने अगर 2000 या 1000 रुपये बचाते आप अपने मुल्क को नुकसान ना दें, और इन लोगों को हमने डिस्करेज करना है। तो ना ये इंशाल्लाह ताला मार्केट में मिलेंगे लेने के लिए, देने के लिए, और फिर वो फॉर्मल चैनल में आकर हमारे मुल्क का फ़ायदा हो। इज़ देयर एनी हेल्पलाइन नंबर जहाँ पर अगर किसी को पता चल रहा है कि उनके आसपास या कहीं पर हवाला हिंदी का काम हो रहा है तो लोग? जी बिल्कुल, हमारा FIA का क्या नाम है, अपना भी एक टोल फ्री नंबर है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने अभी इसको कर रहे हैं हम अपना ट्विटर के ज़रिए भी हम लोगों को कर रहे हैं एजुकेट, फेसबुक के लिए, ट्विटर, जहाँ भी आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है। मैं वैसे अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा, मुझे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐसी चीज़ मिल रही है, हम उस पर फौरी एक्शन लेंगे। सही, मुझे लगता है कि FIA के पास कैपेसिटी उस तरह से, क्योंकि बहुत सारी शिकायत सोशल मीडिया इश्यूज़ के हवाले से, तो डू यू थिंक कि
इस पर काम जो है बहुत बाज़ाब्ता तरीके से चल सकता है? जी बिल्कुल, फॉलो अप लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम इस पर अभी बिल्कुल एज ए मिशन काम कर रहे हैं। ये नेशनल काज है, चाहे हमें मतलब वो 24 आवर्स भी काम करना पे हम करेंगे ताकि इस नेशनल काज में अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। सही। सो जिन जिन जगहों का बताया जाता है कि यहाँ पर कारोबार हो रहा है हवाला हुंडी का, सो क्या तरीक़ेकार होता है? आपकी टीम साथ पुलिस, किस तरह से आप कार्रवाई करते हैं? इसमें पुलिस का नहीं, हमारा चूँकि हम खुद ही एक्शन लेते हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई इस तरह की चीज़ आती है कि जी इस बंदे को ये इस जगह पर जाकर बाहर को बंदा हैंडिंग टेकिंग करेगा और कोई डॉलर्स लेगा या देगा और पैसे देगा, तो उस पर हम फौरी तौर पर पहुंचते हैं, वहाँ पर उनको पकड़ा जाता है। उनसे जो डॉलर फॉरेन करेंसी है वो भी बरामद की जाती है, जो पाकिस्तानी रुपए हैं वो भी बरामद कर लेते हैं और उस पर FIR दर्ज की थे। यहाँ पर मैं पब्लिक के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा कि आजकल चूँकि डॉलर्स वाले लोग, इस पर एक भेड़ चाल जो चल रही थी, इसमें बहुत सारे डॉलर्स जाली मार्केट में फिर रहे हैं। अब डॉलर को जो लोग जखीरा कर रहे हैं, जी उनके खिलाफ मुझे बताइएगा किस तरह से? वो मैं पहले वही बताना चाह रहा था कि लोगों को शौक में डॉलर लिए जा रहे हैं, चूँकि उनको पता ही कोई नहीं है कि डॉलर जाली बहुत मार्केट में आ चुके हैं। तो एक तो मैं ख़ास तौर पर ये भी लोगों को बताऊंगा कि आप जो हवाला हुंडी के हवाले से डॉलर ले रहे हैं, आपको शायद यही ना पता हो कि वो डॉलर्स जो हैं वो जाली हों और आप अपने पास होल्डिंग करके बैठे हैं। कितनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। अब महंगाई के हमारे लोग, जिनको ऑप्शन कोई नज़र नहीं आ रही होती, उनको लगता है अच्छा जी डॉलर अगर हम रख लेंगे तो हमारा आने वाला टाइम जो है, जी वो पहले लोगों के पास ऑप्शन होती थी ना कि गोल्ड आप सेव कर रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि एकदम डॉलर का रेट चढ़ जाए, हमारे पास डॉलर होगा तो पता नहीं हमारी चांदी हो जाएगी। सो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये वो जो अवेयरनेस है हम चाहते हैं कि लोगों में जी बिल्कुल। मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आप जिस बेट चाल में लगे हैं, कहीं आपने जो पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं और शायद आपने जो चेक भी नहीं कराने किसी को, या बताना भी नहीं, और आपने चुप करके वहाँ उसको किसी अपनी जगह पर सेफ पे रख लेनी है और यहाँ किसी लॉकर में कोई लोग रख लेते हैं। इशू ये है कि आपको पता ही नहीं वो डॉलर जेली है किस लिए है, और शायद आप कुछ अरसे बाद उसको देखें और आपको पता चलेगी डॉलर तो जेली था। इसलिए हम इस हवाले से लोगों को कहें कि इस इशू में ना पड़े, इस चक्कर में ना पड़े। और ये मुल्क का हमने सोचना है कि मुल्क को इस टाइम जिस हालात में हम चल रहे हैं, हमें इसको डिस्करेज करना है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो हमने इस चीज़ की हौसला शिकनी करनी है, लोगों को डराना है कि ये गलत काम है जो आप कर रहे हैं। अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई, जो लोग पकड़े गए, उनको किस तरह से सजा दी गई, ये भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं जब से आया हूँ, हमने तकरीबन 60 करोड़ रुपए के करीब जो करेंसी फ़ॉरेन और पाकिस्तानी करेंसी है उस पर हमने एक्शन किया है। पिछले आप देख रहे हैं कुछ अरसे से तो हम बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से हम तमाम हमारे इदारे हमारे साथ हैं, हम मिलकर काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो पहला टारगेट जैसे आपको पहले कहा, दूसरा ये है कि फ़ॉरेन करेंसी वो जो हमारा एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, FARA हम कहते हैं, उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। फौरी तौर पर उस पर FIR दी जाती है और उसकी जो स्पेशली फॉरेन करेंसी तो उसको मिल ही नहीं सकती, दैट वो तो उसको सुपुर्दारी नहीं हो सकती, वो उसको सीज कर लिया जाता है। और उसके अलावा उस आदमी पर FIR जो चलती है, उसका प्रोसेस होता है, ट्रायल होता है और कन्विक्शंस होती है इसमें। सही। सो अब आपके सामने ये तमाम चीज़ें हैं, राइट ट्रैक पर अगर आप चल रहे हैं तो फ़ायदा क्या होगा? ज़रा लोगों को ये भी समझा दें कि अगर वो प्रॉपर बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए अपने पैसे जो हैं वो भिजवाते हैं तो उनके लिए उसमें क्या फ़ायदा है? जी एक तो ये है कि उनका लीगल मनी है, वाइट मनी है, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी शो ऑफ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वो लीगल चैनल से आया है तो मुल्क को बेनिफिट है, मुल्क की इकॉनमी में डॉलर्स आए हैं या कोई भी फॉरेन करेंसी आई है तो वो मुल्क की इकानमी को फ़ायदा। तो ना सिर्फ कि आपका वाइट मनी है बल्कि आपकी मुल्क को भी फ़ायदा है। तो हम दोनों सूरतों में इसमें बैक एंड पर हैं जिसमें क्या नुकसान पता चल जाता है अगर ऐसे प्रॉपर वे से आएगा, बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए आएगा तो लोगों के अंदर खौफ ये है कि एक तो पता चल जाएगा, दूसरा क्या बैंक आपके पैसे रख लेता है, क्या उस पर आपको ज़्यादा कोई पैसे बैंक को देने पड़ते हैं, क्या कुछ इस नहीं? तरह वो जो चीज़ थी ना, हमने जैसे कहा कि ओपन मार्केट डॉलर का रेट डिफरेंस आ रहा था, वो हमने अब वो डॉलर का रेट डिफरेंस नहीं है बल्कि आप ओपन मार्केट में आपको कम पैसों पर डॉलर मिलेगा, बैंक आपको ज़्यादा पैसे उसके देगा। तो पहली बात तो ये थी। बहुत सारे लोग चूँकि पैसों की डिफरेंस की वजह से वो समझते थे कि हमें चलें 2-4 हज़ार का ज़्यादा फ़ायदा, तो वो फ़ायदा चाह रहे थे। अब तो वो फ़ायदा तो इस टाइम अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा हम ये समझते हैं कि ये आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं जब आप उसको अंडर जो है ना शो नहीं कर रहे हैं, आप उस मनी को दिखा नहीं रहे हैं, तो मुल्क का नुकसान हो रहा है। वो डॉलर ऐसे जा रहा है। सरफराज साहब, ओवरसीज जो है ना उनका इसमें बड़ा रोल है। अगर हम उनको थोड़ा सा, क्योंकि बाहर जो इतनी देर से बैठे हैं लोग, उनका एक बड़ा रोल इस तरह से है कि ज़्यादा पैसे वो पाकिस्तान में भेजते हैं।
कुछ लोग यहाँ पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, कुछ लोग वैसे पैसे यहाँ पर मुंतकिल करते हैं। मेरे ख्याल से ये लोग सरमाया भी हैं मुल्क का। इन लोगों को बताना, इन लोगों को समझाना और यहाँ से एक मैसेज स्ट्रॉन्ग आना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए आपकी टीम की जी, मेरी उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भरपूर अपील भी है। ये हम देखिए, हमने हवाला हुंडी का कारोबार नहीं होने देना। नंबर एक बात, हम उस पर बिल्कुल डिटर्मिंड हैं कि हम इस नेशनल काज में काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ तावन करें, हमारी मदद करें और इस चीज़ को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। हमारा एक ही है कि आप जो पैसे भिजवा रहे हैं डॉक्यूमेंटेड भिजवाएं, लीगल पैसे हैं, वो आपके फ़ायदे कल के आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आपने को प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदनी है, कोई भी चीज़ करनी है, दिस इज़ योर वाइट मनी। लेकिन आप ना हम इस डॉलर एक्सचेंज रेट पर आपको को बढ़ने देंगे उस चीज़ में कि वो ओपन मार्केट में ज़्यादा हो जाए। और दूसरा ये है कि आपको मुल्क का भी सोचना है ना। अगर आप हमारे इस एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप वहाँ पर हमारे सफ़ीर हैं, तो इस तरह मुल्क का सोचें कि ये मुल्क के ज़रूरी है कि आप पैसे बैंकिंग चैनल के ज़रिए भिजवाएं। आपको कहीं तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि लोग इस तरह काम कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो लोगों के आगे ऑप्शंस रखनी है ना कि ये चीज़ें हैं, आप नुकसान में जा रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में कोई ऐसी मिसाल आपको नज़र आती है? देखिए, ये सारा कारोबार हो तो इसी तरह ही रहा है कि वहाँ पर भी बंदा वहाँ पर भी मौजूद है, ब्रोकर जिसे हम कहते हैं कोई, तो वहाँ पर जो उसको बुक कर रहा है कि इतने पैसे बुक कर रहा है, यहाँ पर इसका तो लिंकेजेस हमारे हैं। अब मैं यहाँ पर ये भी आपके प्रोग्राम के तौर से ज़रूर बताना चाहूँगा, हम इसमें मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग बाहर बैठे हैं, जो ये काम बाहर से बैठकर करा रहे हैं, पाकिस्तानी हैं चाहे या फॉरेन कोई भी है। अब सरफराज साहब, ये तो तमाम सब कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए हो रहा है। जी बिल्कुल। सो आप इस नेटवर्क को अगर कंट्रोल कर लेना तो मेरे ख्याल से ग्राउंड पे जो काम हो रहा है वो खुद ब खुद FIA ये बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, सब कुछ आपके अंडर ही है। जी बिल्कुल। सो आप इस नेटवर्क को, सोशल मीडिया नेटवर्क को पहले काबू करें मेरे ख्याल से, तो फिर ये ग्राउंड वाले लोग तो खुद ही भाग जाएंगे इधर उधर। आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप पिछले कुछ दिनों से जो आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको और बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिस पर इस पूरे जो नेटवर्क है इसको बस्ट किए जाएंगे और कंट्रोल किया जाएगा। सही, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले? मैसेज यही है कि हमारे साथ ताउन करें। अगर आपको कोई नज़र आता है, कोई बंदा ऐसा जो हवाला हुंडी में मुलविस है या कोई होल्डर है बड़े लेवल पर, जो उसने कोई इस तरह की फॉरेन करेंसी स्पेशल डॉलर्स को होल्ड किया है, तो ज़रूर हमें बताएं। ये नेशनल काज है और हमने सब ने मिलकर इस काम को करना है और अपने मुल्क की तरक्की में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इन दी एंड ये भी बता दें कि अगर इस तमाम इंफॉर्मेशन के बावजूद, तमाम सीधा रास्ता बताने के बावजूद भी कोई उल्टे रास्ते पर चलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। उसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अब हमने सख्त एक्शन इस तरह भी स्टार्ट कर दिए हैं कि हमने इन ना सिर्फ के जो हमने पहले आपको कहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में काम करेंगे, बल्कि हम आपकी मनी लॉन्ड्रिंग में तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच कर देंगे और आपके तमाम बैंक अकाउंट्स अटैच करेंगे और आपको आइंदा कारोबार ही नहीं करने देंगे अगर आपने इस तरह की कार्रवाई में आप पाएंगे। सो अब आप लोगों के हाथ में ऑप्शन है, दोनों ट्रैक आपको दिखा दिए हैं। राइट ट्रैक पे जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा, उल्टा रास्ता अपनाएंगे तो नुकसान क्या होगा, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। सो जाहिर बात है, अगर आप लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं तो मुल्क का फ़ायदा भी ज़रूर देखें। तमाम आप काम अपने करें। ज़ाहिरी बात है, अगर आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं तो ऑप्शंस तो आप लोगों के हाथ में है, लेकिन नुकसान मुल्क का ना करें। अपने फ़ायदे के साथ साथ मुल्क के लिए भी सोचें, क्योंकि ये मुल्क है तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच सरफराज साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। कोमल की तरफ हम चल रहे हैं। जी कोमल, बताइए मौसम कैसा होगा आज का? जी बिल्कुल अना, लाहौर में मौसम के मिजाज बहुत ही निराले हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि ये जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की फुल्की बारिश रिकॉर्ड की जाती है, इनके पास ऐसे सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि हल्के फुल्की बारिश को डिटेक्ट करें, जिसकी वजह से जो है वो माहिरीन बारिश की पेशगोई नहीं करते, जिस पर जो है वो शहरियों को काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी रहती हैं। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि ये जो 15 से 20 सितंबर तक लाहौर में बारिश बरसने की पेशगोई की गई है, ये दरमियाने दर्जे की बारिश है जो कि लाहौर में मौसम में तब्दीली का सबब बनेगी। इसलिए जो है जो दरमियाने और थोड़ी सी तेज़ बारिश की प्रिडिक्शन है वो इसलिए की जाती है कि अल्लाह जो है वो उसको इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लाहौर शहर के बासी को ये अच्छी खबर भी सुनाई गई है कि लाहौर में अब मौसम तब्दीली की जानिब रवान दवा रहेगा।
इस वक्त भी जो है वो मौसम में कुछ बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है और इसके बाद जो है वो आने वाले दिन मज़ीद बेहतरी की जानिब होंगे। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में खासी तब्दीलियाँ देखी जाएंगी और दरमियाने दर्जे की बारिश रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह इस वक्त 147 रिकॉर्ड की गई है और आज मौसम में कदरे बेहतरी शहर लाहौर के वासियों के चेहरों पर उसके बाद जो है वो हम एक खिलखिलाहट भी देख रहे हैं जो कि मुतमईन होने की है कि लाहौर में चलो मौसम कुछ सही लेकिन बेहतर होना शुरू तो हो चुका है। जी अच्छा जी, बेहतरी तो बाकी कदरें आ रही है लेकिन कुछ हब्स अभी ज़्यादा महसूस भी हो रहा है, लेकिन आपको आगे मौसम तब्दील होता नज़र आएगा तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम में हमने सेगमेंट का सिलसिला आगे बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले जी मेरी वार्डरोब के बारे में बहुत सारे लोग क्योंकि मुझसे मैसेजेस करके पूछते हैं तो जी JDot से मैं आजकल ड्रेसेस पहन रही हूँ, आप विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इनके कपड़े मंगवा सकते हैं और बहुत ही स्पेशल ऑफर यहाँ पर ऑफ भी चल रही है, सो आप ऑफ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने आगे बढ़ना है और सेगमेंट्स का सिलसिला हमने आगे बढ़ाना है और अगले सेग बढ़ेंगे जो है कि आज के भाव। आज की रेट लिस्ट है जी तौकीर के पास, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू तौकीर। आज जी बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में इजाफा जो है वो रोज़ ब रोज़ देखने में नज़र आ रहा है। अगर हम रोज़मर्रा चीज़ों की बात करें जिसके अंदर अदरक जो है वो तकरीबन हर खाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत जो है वो इस वक्त आसमान को छू रही है। तकरीबन 1020 रुपये किलो जो है वो अदरक फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम प्याज की बात करें तो 35 से 40 रुपये किलो प्याज जो है वो आम फ़रोख्त होता नज़र आता था, लेकिन इस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 78 रुपये हो चुकी है। अगर हम आलू की बात करें जो कि आम रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भी तकरीबन कीमत जो है वो 75 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। ये मेन चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर हम लहसुन की बात करें तो वो भी तकरीबन 450 से 500 के करीब जो है वो किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर खाने के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, जिससे लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम दीगर सब्ज़ियों की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कीमतें जो हैं वो इजाफी नज़र आ रही है। अगर मेथी की बात करें जो कि सीजनल सब्ज़ी है और वो तकरीबन इस टाइम 250 से 270 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम दीगर सब्ज़ियों की बात करें, बंद गोभी 130 रुपये, शिमला मिर्च 200 रुपये जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, शलजम 130 रुपये, मटर जो कि नायाब हैं इस वक्त 290 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें घिया कद्दू की तो 110 रुपये, टीडे 170 रुपये, लीमू जो हैं गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो वो भी तकरीबन 200 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो ये सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा जिस कदर ज़्यादा हुआ है, जो चीज़ 35 रुपये की थी या वो 40 से 70 से 80 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, जो कि शहरियों के लिए खासा परेशान कुन है। और जो शहरी ख़रीदार सब्ज़ियां लेने के लिए हर रोज़ सुबह आते हैं, उनका ये मुतालबा है कि खुदारा सब्ज़ियों की कीमतों में जो है वो कमी की जाए और जो सरकारी नर्ख जारी किया जाता है उसी के मुताबिक जो है वो हर इलाके के अंदर सब्ज़ियाँ जो हैं वो फ़रोख्त करवाई जाएँ, उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। जो मुतलका लोग हैं वो आकर यहाँ पर विज़िट करें और देखें कि कौन सी दुकान है जो सरकारी नर्खनामे के मुताबिक जो है वो नहीं बेच रही, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और कीमतों में जो है वो फौरी तौर पर कमी लाई जाए। जी तौकीर कार्रवाई तो किसी ने नहीं करनी, ना कीमतों में कमी होनी है और ना ही रेट लिस्ट पर अमल होना है। ये हकीकत है क्योंकि हर मार्केट के अपने रेट हैं। आप पोश इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे रेट लिस्ट अलहदा से होगी। आप शहर के इर्द गिर्द अपने घरों के करीब इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे रेट लिस्ट अलहदा से होगी। लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है जी इंतज़ामिया से कि प्लीज़ नज़रसानी करें, लोगों पर रहम करें क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। खुश आमदीद प्रोग्राम में एक बार फिर से कहेंगे। सो हम आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज की टिप क्या है, टुडेज़ हेल्थ टिप में देखेंगे। अच्छा जी, हेल्दी टिप में आज हम बताने वाले हैं बादाम के तेल की आफादियत क्या है। बादाम का तेल अल्लाह ताला ने ये कुदरती चीज़ें रखी हैं और इनकी आफादियत से तो किसी तरीके से इनकार हम नहीं कर सकते हैं। सो इसका नुकसान भी आपको कोई नहीं होगा। अगर आपको जो आप फ़ायदा चाह रहे हैं पहुँचे वो नहीं पहुँचा तो नुकसान भी कोई नहीं होगा।
कील महासों और छाइयों का खात्मा होता है। आंखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं, अगर इस पे आप बादाम का तेल लगाएं तो बहुत इफेक्टिव है, आंखों के हल्के भी कम होना शुरू हो जाएंगे। बालों में इस्तेमाल गिरते हुए बालों को रोकेगा, बालों को आपके स्मूथ बनाएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल हर एज ग्रुप में कर सकते हैं। बच्चों में बहुत सारे बालों के कलर का जो प्रॉब्लम हो जाता है, ग्रे हेयर आना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन केयर में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर किसी की स्किन ड्राई है, कील महासे, छाइयाँ हैं, उसको दूर करेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी आंतों की सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। तो इस्तेमाल करें और हमें फीडबैक दें जी। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।